आप सुन रहे हैं पुस्तक, जहां शब्द बनते हैं विचार और विचार बदलते हैं दृष्टिकोण। यहां हर एपिसोड में हम किताबों के पन्नों से निकालते हैं ज्ञान, अनुभव और वो अनकही बातें जो जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, एक नई सोच, एक नई समझ और एक नई यात्रा के लिए। ये है पुस्तक। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो मानवीय स्वभाव के बिल्कुल बुनियादी लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्से से जुड़ा है। हाँ, बहुत ही दिलचस्प विषय है आज का। बिल्कुल। आज का हमारा अध्ययन जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित है। मतलब अक्सर यही माना जाता ना कि जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए या कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए कदम भी बहुत बड़े उठाने पड़ते हैं, जो कि असल में एक बहुत बड़ा मिथक है। सही कहा। और आज हम इसी मिथ को तोड़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे दिनचर्या के वो छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें हम भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, वो लंबे समय में कितने असाधारण परिणाम दे सकते हैं। और आज की इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य भी यही है। मतलब हमें मानव व्यवहार के पीछे छिपे विज्ञान को डिकोड करना है कि आदतों का निर्माण असल में कैसे होता है, हमारा दिमाग कैसे फैसले लेता है और कैसे कैसे छोटी छोटी दिनचर्या को बदलकर जीवन की पूरी दिशा को मोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ कोई प्रेरणा या मोटिवेशन की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे पूरा एक तंत्रिका विज्ञान, जिसे हम न्यूरोसाइंस कहते हैं, और मनोविज्ञान काम करता है, जिसे आज हम बहुत ही विश्लेषणात्मक तरीके से समझने वाले हैं। तो इस विज्ञान को समझने के लिए शुरुआत करते हैं साल 2003 की एक बहुत ही ऐतिहासिक कहानी से। हाँ, वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम वाली कहानी। बिल्कुल। ये कहानी है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम और उनके नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रिल्सवुड की। उस समय तक, मतलब लगभग 110 सालों से ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का प्रदर्शन इतना ज्यादा निराशाजनक था कि उन्होंने ओलंपिक के इतिहास में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। हाँ, सोचिए। और हालत तो यहाँ तक खराब हो चुकी थी कि यूरोप की एक छोटी सी साइकिल बनाने वाली कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिल बेचने से ही साफ मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर दूसरे चैंपियन खिलाड़ियों ने ब्रिटिश टीम को उनकी साइकिल चलाते हुए देख लिया तो उनके ब्रांड का नाम खराब हो जाएगा। हाँ, और उनकी बिक्री गिर जाएगी। मतलब किसी भी खेल टीम के लिए ये सबसे निचले स्तर की स्थिति थी। एकदम सही, जहाँ उनका आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। और यहीं पर डेव ब्रिल्सफोर्ड ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने पूरी खेल की दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कोई जादुई रातों रात बदलाव का वादा नहीं किया। नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत ही बुनियादी चीजों पे ध्यान दिया। हाँ, उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% सुधार करने का लक्ष्य रखा। जैसे उन्होंने साइकिल की सीट को थोड़ा और आरामदायक बनाया, टायरों पर बेहतर ग्रिप के लिए अल्कोहल रगड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने खिलाड़ियों को ऐसे शॉर्ट्स पहनाए जिनमें मांसपेशियों का तापमान सही रखने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर लगे थे। बिल्कुल। और बात सिर्फ साइकिल तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने बाकायदा एक सर्जन को बुलाकर खिलाड़ियों को हाथ धोने का सही तरीका सिखाया ताकि वे बीमार ना पड़े। नींद बेहतर करने के लिए खास तरह के गद्दे और तकिए लाए गए। हाँ, और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उन्होंने टीम के ट्रक को अंदर से बिल्कुल सफेद रंग से रंगवा दिया, ताकि धूल के उन छोटे छोटे कणों को आसानी से पहचाना जा सके जो साइकिल के गियर में फंसकर प्रदर्शन को जरा सा भी खराब कर सकते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ब्रिटिश टीम ने साइकिलिंग के 60% गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। आखिर ये 1% का सुधार इतना बड़ा जादू कैसे कर गया? इसके पीछे सीधा सा गणित काम करता है जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की समझ से बाहर होता है। अगर कोई इंसान हर दिन 1% बेहतर होता है तो गणित के हिसाब से 1 साल के अंत में वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 गुना? हाँ, और इसके विपरीत अगर कोई हर दिन 1% बदतर होता है तो वह 1 साल में लगभग 0 के करीब पहुंच जाता है। असल में आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है फाइनेंस में। बिल्कुल वही। जिस तरह वित्त की दुनिया में पैसों पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और वो समय के साथ जुड़कर एक बहुत विशाल रूप ले लेता है, ठीक वैसे ही हमारी अच्छी या बुरी आदतें समय के साथ जमा होकर बहुत बड़ा परिणाम देती हैं। एक दिन जंक फूड खाने या एक दिन जिम जाने से शरीर पर कोई असर नहीं दिखता, लेकिन महीनों और सालों तक इसे दोहराने से परिणाम बहुत बड़ा होता है। ये बात ना एक हवाई जहाज के उदाहरण से बहुत स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। मान लीजिए एक हवाई जहाज लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाने के लिए उड़ान भरता है। ठीक है। टेक ऑफ के समय पायलट अगर हवाई जहाज की दिशा
सिर्फ 3.5 डिग्री दक्षिण की तरफ बदल दे, जो कि रनवे पर देखने में सिर्फ कुछ इंच या फीट का बदलाव लगेगा। हाँ, शायद अंदर बैठे यात्रियों को तो इसका बिल्कुल भी एहसास तक ना हो, लेकिन हजारों मील का सफर तय करने के बाद वो हवाई जहाज न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन डीसी में उतरेगा। पूरी मंजिल ही बदल गई। वही तो, शुरुआत में ये 3.5 डिग्री का बदलाव बिल्कुल ना के बराबर लगता है, लेकिन समय और दूरी के साथ ये बदलाव पूरी की पूरी मंजिल ही बदल देता है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ये बात इंसानी प्रयासों और संघर्षों पर भी पूरी तरह लागू होती है। जेम्स क्लियर इसे लेटेंट पोटेंशियल का पठार कहते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि एक ठंडे कमरे में मेज पर बर्फ का एक टुकड़ा रखा है। कमरे का तापमान 25 डिग्री है। अब धीरे धीरे तापमान बढ़ना शुरू होता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। बर्फ में कोई बदलाव नहीं दिखता। बिल्कुल, वो वैसी की वैसी ही रखी है। तापमान 29, 30, 31 डिग्री तक पहुंच जाता है, फिर भी कुछ नहीं। किसी को भी लग सकता है कि भाई तापमान बढ़ाने का तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। 31 से 32 डिग्री का वो 1 डिग्री का बदलाव पिछले सभी बदलावों जैसा ही था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा दिखाई देने वाला परिणाम सामने ला दिया। इसका मतलब है कि वो जो पहले के 25 से 31 डिग्री तक के प्रयास थे, वो बर्बाद नहीं गए थे। नहीं, वो बस जमा हो रहे थे। उस एक पल के लिए ऊर्जा इकट्ठी कर रहे थे। हाँ। और इंसान अक्सर यही हार मान लेता है। लोग 1 महीने से रोज दौड़ रहे होते हैं या कोई नई भाषा सीख रहे होते हैं, और जब कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता तो निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। हाँ। जबकि असली प्रक्रिया उसी 32 डिग्री वाले बिंदु पर जाकर दुनिया को दिखाई देती है। काम कभी बर्बाद नहीं होता, वो बस उस लेटेंट पोटेंशियल के पठार को पार करने तक जमा हो रहा होता है। दुनिया को अक्सर यही लगता है कि फला इंसान को तो रातों रात सफलता मिल गई, क्योंकि दुनिया उस इंसान के उन अदृश्य प्रयासों को नहीं देख पाती जो 25 से 31 डिग्री के बीच किए गए थे। वो जो निराशा का समय होता है, जहाँ परिणाम नहीं दिखते, वहीं पर सबसे ज्यादा टिके रहने की जरूरत होती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? हम इंसान हमेशा से लक्ष्य बनाने पर जोर देते आए हैं कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, या मुझे एक किताब लिखनी है, या कोई सफल बिजनेस खड़ा करना है। हाँ, गोल सेट करना। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों के लक्ष्य विफल क्यों हो जाते हैं? ये पूरी लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाती है। लक्ष्य विफल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ये बहुत गहरी बात है ना? हर धावक ओलंपिक में गोल्ड मेडल ही जीतना चाहता है, कोई भी हारने के लिए थोड़ी दौड़ता है। हर उम्मीदवार इंटरव्यू में नौकरी पाना चाहता है। अगर सिर्फ लक्ष्य तय करना ही सफलता की गारंटी होता तो सभी जीत जाते। बिल्कुल। असली समस्या इंसान की इच्छा शक्ति में नहीं है, बल्कि उसके द्वारा अपनाए गए सिस्टम में होती है। इंसान कभी भी अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठता, बल्कि वो अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाता है। मतलब सिस्टम ज्यादा जरूरी है। हाँ, लक्ष्य तय करना खेल की दिशा तय करने के लिए होता है, लेकिन एक मजबूत सिस्टम बनाना उस खेल को खेलते रहने और उसमें टिके रहने के लिए होता है। अगर कोई वजन कम करने का लक्ष्य बनाता है और कड़ी डाइट करके वजन कम कर भी लेता है, तो लक्ष्य पूरा होते ही वो पुरानी आदतों पर लौट आता है और वजन फिर से बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम नहीं बदला गया। इसी बात को गहराई से समझने के लिए जेम्स क्लियर व्यवहार परिवर्तन के 3 स्तरों की बात करते हैं, जो किसी प्याज की परतों की तरह हैं। आउटकम्स, प्रोसेस और आइडेंटिटी। हाँ, सबसे बाहरी परत है परिणाम बदलना, यानी वो चीज जो हमें मिलती है, जैसे वजन कम करना या किताब छापना। इसके अंदर की परत है प्रक्रिया बदलना, यानी वो सिस्टम जो हम अपनाते हैं, जैसे रोज जिम जाने का रूटीन बनाना या रोज लिखने बैठना। और सबसे गहरी और महत्वपूर्ण परत है पहचान बदलना, यानी अपनी मान्यताओं, अपनी दुनिया को देखने के नजरिए और खुद के बारे में अपनी सोच को बदलना। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि असली और स्थायी बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक इंसान की पहचान नहीं बदलती। मतलब सिर्फ बाहरी बदलाव काफी नहीं है। नहीं, अगर लक्ष्य सिर्फ एक किताब पढ़ना है तो किताब खत्म होने के बाद आदत भी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर लक्ष्य एक पाठक बनना है तो पढ़ना स्वभाव बन जाएगा। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य एक धावक बनना होना चाहिए। जब इंसान का व्यवहार उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है तो उसे उस काम को करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा या विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। और ये नई पहचान कैसे बनती है? ये वापस उसी 1% वाले नियम से जुड़ जाती है।
हर छोटा कदम, हर छोटी आदत जो इंसान दोहराता है, वो उसकी मनचाही पहचान के लिए एक वोट की तरह काम करती है। बिल्कुल। एक चुनाव की तरह। हाँ, अगर कोई दिन में सिर्फ एक पन्ना पढ़ता है तो वो एक पाठक होने के लिए अपना एक वोट डाल रहा है। कोई भी चुनाव जीतने के लिए हमें 100% वोट पाने की या पूरी तरह से परफेक्ट होने की आवश्यकता नहीं होती। चुनाव जीतने के लिए बस बहुमत चाहिए होता है, मेजॉरिटी चाहिए बस। सही बात है। अगर इंसान कभी कभार कोई बुरी आदत दोहरा भी ले या एक दिन जिम ना जा पाए तो चिंता की बात नहीं है, जब तक कि ज्यादातर वोट एक अच्छी पहचान की तरफ जा रहे हों। इन वोटों को लगातार कैसे हासिल किया जाए, इसके पीछे पूरा एक विज्ञान काम करता है। हमारे दिमाग में किसी भी आदत के बनने के पीछे एक चक्र चलता है जिसे हैबिट लूप कहते हैं। इसके 4 मुख्य चरण होते हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। हाँ, पहला है संकेत, जो दिमाग को कोई काम करने के लिए ट्रिगर करता है। दूसरा है लालसा, जो उस संकेत के बाद दिमाग में काम करने की इच्छा या प्रेरणा पैदा करती है। तीसरा है प्रतिक्रिया, यानी वो असली आदत या एक्शन जो इंसान लेता है। और चौथा है इनाम, जो उस काम को पूरा करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि या शांति है। और जेम्स क्लियर ने बहुत ही शानदार तरीके से दिमाग के इन 4 चरणों को व्यावहारिक रूप देकर व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों में बदल दिया है। अगर कोई नई आदत बनानी है तो इन 4 नियमों का इस्तेमाल करना होता है। पहला नियम सीधे संकेत से जुड़ा है, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस। हाँ, यहाँ हैबिट स्टैकिंग का तरीका बहुत प्रभावशाली है, यानी अपनी किसी पुरानी मजबूत आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ देना। उदाहरण के लिए, जब मैं सुबह अपनी कॉफी का प्याला भरूंगा तो उसके ठीक बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। बहुत बढ़िया तरीका है ना? हाँ, यहाँ कॉफी का प्याला भरना एक ऐसा काम है जो रोज होता ही है, इसलिए वे नई आदत के लिए एक स्पष्ट संकेत बन जाता है। इसके साथ ही इस पहले नियम में हमारे भौतिक पर्यावरण की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आदतें अक्सर किसी एक ट्रिगर से नहीं, बल्कि हमारे आसपास के पूरे माहौल से जुड़ जाती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास इच्छा शक्ति की कमी है, जबकि असल में हमारे आसपास का माहौल गलत होता है। अगर किसी को किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को अलमारी के अंदर रखने की बजाय बिस्तर के पास या मेज पर बिल्कुल सामने रखना चाहिए। जो चीज दिखेगी ही नहीं उसकी आदत कैसे बनेगी? बिल्कुल। इसके विपरीत बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इस नियम का उल्टा करना चाहिए, यानी बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य कर देना चाहिए। अगर फोन की वजह से काम में ध्यान नहीं लग रहा तो काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रख देना चाहिए। और यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है जब हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, इसे आकर्षक बनाएं। ये नियम लालसा से जुड़ा है। हमारे दिमाग में एक डोपामाइन लूप काम करता है। डोपामाइन, जिसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं। हाँ, डोपामाइन वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो इंसान को खुशी और प्रेरणा महसूस कराता है। न्यूरोलॉजी के शोध ये साबित करते हैं कि इंसान को इनाम मिलने पर उतना डोपामाइन स्रावित नहीं होता जितना उस इनाम की उम्मीद करने पर होता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। छुट्टियां बिताने से ज्यादा खुशी छुट्टियों की योजना बनाने में मिलती है। यही उम्मीद हमें कोई भी काम करने के लिए प्रेरित करती है। किसी आदत को आकर्षक बनाने में समाज, संस्कृति और हमारे कबीले का बहुत बड़ा हाथ होता है। विकासवाद के नजरिए से देखें तो इंसान हमेशा से समूहों में रहने वाला प्राणी रहा है। जो इंसान समूह से अलग होता था उसका प्राचीन काल में जीवित रहना मुश्किल हो जाता था। हाँ, अकेले सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। इसलिए हमारे दिमाग की वायरिंग ऐसी है कि हम उन आदतों को जल्दी अपना लेते हैं जिनसे हमें समूह में सम्मान मिलता है या जिनके जरिए हम समूह में फिट हो पाते हैं। तो अच्छे समूह का हिस्सा बनना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छी आदत डालने का सबसे आसान तरीका है कि इंसान एक ऐसे समूह या संस्कृति का हिस्सा बन जाए जहां उसका मन चाहा व्यवहार एक सामान्य बात हो। अगर रोज दौड़ने की आदत डालनी है तो किसी रनिंग क्लब का हिस्सा बन जाना चाहिए, जहां रोज दौड़ना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि एक सामान्य दिनचर्या मानी जाती है। जब कोई चीज आकर्षक लगने लगती है तो इंसान उसे शुरू करना चाहता है, लेकिन अगर वो काम बहुत भारी या मुश्किल लगे तो इंसान का दिमाग तुरंत बहाने ढूंढने लगता है। और यहीं पर तीसरा नियम आता है, इसे आसान बनाएं। अक्सर लोग जोश में आकर बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और फिर भारीपन के कारण शुरुआत ही नहीं कर पाते। यहाँ जेम्स क्लियर का 2 मिनट का नियम बहुत कारगर साबित होता है। हाँ, 2 मिनट रूल। सिद्धांत ये है कि जब भी कोई नई आदत शुरू की जाए तो उसे पूरा करने में 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। मुझे आज 30 मिनट योगा करना है कि विचार को बदलकर मुझे सिर्फ अपना योगा मैट बिछाना है।
इसके पीछे का विज्ञान न्यूनतम प्रयास का नियम है। अगर इसे थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो इंसान का दिमाग विकासवादी रूप से ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी हम स्वाभाविक रूप से आलसी हैं। बिल्कुल, दिमाग कोई फालतू मेहनत नहीं करना चाहता। हमारा दिमाग हमेशा उस रास्ते को चुनता है जिसमें सबसे कम ऊर्जा खर्च हो। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल 1970 के दशक में जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स कारखानों ने किया था। उन्होंने अपने काम करने के तरीके से हर तरह के अनावश्यक घर्षण या रुकावट को कम कर दिया। टूल्स को ऐसी जगह रखा गया जहां से उन्हें उठाना सबसे आसान हो। काम को जितना हो सके आसान बना दिया। हाँ, अगर इंसान अपनी अच्छी आदतों के बीच के घर्षण को कम कर दे, जैसे सुबह दौड़ने जाने के लिए रात को ही जूते और कपड़े निकाल कर रख ले, तो वे काम बहुत आसान हो जाता है। शुरुआत करना तो आसान हो गया, घर्षण भी कम हो गया, लेकिन कोई इंसान किसी काम को हफ्तों या महीनों तक बार बार क्यों दोहराएगा? और यहीं से हम चौथे और अंतिम नियम पर पहुंचते हैं, इसे संतोषजनक बनाएं। ये व्यवहार परिवर्तन का प्रमुख नियम है, कार्डिनल रूल। ये नियम बहुत सीधा है। जिस काम के तुरंत बाद कोई इनाम या संतुष्टि मिलती है, इंसान उस काम को दोहराता है, और जिस काम के बाद तुरंत कोई सजा या दुख मिलता है, उससे वो बचता है। समस्या ये है कि आधुनिक जीवन के लक्ष्य और हमारे प्राचीन दिमाग की वायरिंग में टकराव है। कैसे? इंसान का दिमाग तुरंत मिलने वाले सुख को प्राथमिकता देता है, जिसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। सिगरेट पीने से कैंसर सालों बाद होता है, लेकिन निकोटीन का सुकून तुरंत मिलता है, इसलिए लोग सिगरेट पीते हैं। सही बात है। वहीं कसरत करने का फायदा महीनों बाद शरीर में दिखता है, लेकिन दर्द और थकान तुरंत होती है, इसलिए कसरत छोड़ना आसान होता है। इसलिए अच्छी आदतों को टिकाए रखने के लिए उन्हें तुरंत संतोषजनक बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन तरीका है। जैसे एक दीवार वाले कैलेंडर पर हर दिन काम पूरा होने पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाना। दुनिया के बहुत ही प्रसिद्ध कॉमेडियन जेरी साइनफील्ड अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करते थे। हाँ, उनका वो मशहूर डोंट ब्रेक द चेन वाला तरीका। बिल्कुल, उनका लक्ष्य हर दिन एक बेहतरीन चुटकुला लिखना नहीं था, बल्कि उनका लक्ष्य था चेन को न तोड़ना। जब इंसान कैलेंडर पर लंबी होती क्रॉस की उस चेन को देखता है, तो उसे एक तुरंत मानसिक संतुष्टि मिलती है, और वो उस चेन को टूटने नहीं देना चाहता। इसी ट्रैकिंग के साथ एक और बहुत ही व्यावहारिक सिद्धांत जोड़ा है, कभी भी 2 बार ना चूकें। नेवर मिस ट्वाइस। असल जिंदगी में कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। जाहिर सी बात है। कभी बीमारी आ सकती है, कभी यात्रा करनी पड़ सकती है, या कभी कोई इमरजेंसी आ सकती है जिसकी वजह से कोई आदत छूट सकती है। लेकिन सफल और असफल इंसान में यही फर्क होता है कि सफल इंसान अपनी आदत को तुरंत वापस पटरी पर ले आता है। मतलब एक बार की गलती तो ठीक है। हाँ, पहली बार गलती होना सामान्य मानवीय स्वभाव है, लेकिन लगातार दूसरी बार गलती करना या आदत को छोड़ देना असल में एक नई और बुरी आदत की शुरुआत है। अब तक हमने देखा कि आदतें कैसे काम करती हैं और उन 4 नियमों को समझा जो किसी भी आदत को बनाने या तोड़ने का आधार है। लेकिन अगर कोई बुनियादी आदतों में माहिर हो जाए और उसे सामान्य से उठकर महानता तक पहुंचना हो, तो उसके लिए क्या उन्नत रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? मतलब बुड से ग्रेट कैसे बना जाए? हाँ, केवल एक अच्छा खिलाड़ी होने से लेकर एक महान खिलाड़ी बनने तक का सफर कैसे तय किया जाए? महानता के स्तर पर पहुंचने के लिए हमें कुछ कठोर सच्चाइयों को समझना होगा, जिसमें जीन और जन्मजात प्रतिभा की भूमिका सबसे अहम है। मतलब जेनेटिक्स? हाँ, हम अक्सर मानते हैं कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन जीव विज्ञान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए माइकल फेल्प्स दुनिया के सबसे महान तैराक है। उनका शरीर तैराकी के लिए एकदम सही बना है। उनका धड़ लंबा है और पैर छोटे हैं, जो पानी में उन्हें फायदा पहुंचाता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ हिचाम अल गिरोज हैं, जो दुनिया के महानतम धावकों में से एक रहे हैं। उनका शरीर दौड़ने के लिए बिल्कुल सटीक है, उनके पैर बहुत लंबे हैं। अगर माइकल फेल्प्स दौड़ना शुरू कर दें और हिचाम अल गिरोज तैरना शुरू कर दें, तो चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें, दोनों पूरी तरह विफल हो जाएंगे। तो मतलब मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। सफलता का रहस्य केवल कड़ी मेहनत में नहीं है, बल्कि एक ऐसे खेल या क्षेत्र को चुनने में है जहां इंसान की प्राकृतिक क्षमताएं और उसके जीन उसके अनुकूल हों। यानी इंसान को वो मैदान चुनना चाहिए जहां उसकी स्वाभाविक खूबियां उसकी मदद करें। लेकिन जब कोई सही मैदान चुन भी लेता है और उसकी आदतें नियमित हो जाती हैं, तब एक अलग तरह की समस्या पैदा होती है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है,
जब चीजें आसान हो जाती हैं और एक रूटीन बन जाती हैं, तो उस ऊब का सामना कैसे करें? पीड़ित महसूस करता है जब वो ऐसे काम कर रहा होता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं के बिल्कुल किनारे पर हों। न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। हाँ, काम ना तो इतना आसान होना चाहिए कि इंसान ऊब जाए और ना ही इतना मुश्किल होना चाहिए कि वो हार मान ले। ये बिल्कुल सही संतुलन होना चाहिए। लेकिन चाहे कितना भी संतुलन बना लिया जाए, जब कोई काम हर दिन दोहराया जाता है तो एक समय के बाद ऊब आनी तय है। और ठीक यही वो बिंदु है जो एक पेशेवर और एक शौकिया इंसान के बीच का अंतर तय करता है। प्रोफेशनल्स और एमेच्योर्स के बीच का फर्क। बिल्कुल, जब काम करने का मन ना हो, जब मौसम खराब हो, जब ऊब हो रही हो, तब शौकिया लोग उस दिन काम को टाल देते हैं। लेकिन पेशेवर इंसान अपनी ऊब के बावजूद अपने काम पर डटा रहता है। महानता उबाऊ कामों को लगातार करते रहने की क्षमता में ही छिपी है। इसका मतलब है कि सिर्फ आदतें बना लेना ही काफी नहीं है। इसके लिए एक सीधा सा सूत्र दिया गया है, आदतें प्लस जानबूझकर किया गया अभ्यास बराबर महारत। हाँ, हैबिट्स प्लस डेलिब्रेट प्रैक्टिस इक्वल्स मास्टरी। हाँ, सिर्फ किसी काम को 1000 बार करना इंसान को महान नहीं बनाता। जब एक आदत दिमाग में स्वचालित या ऑटोमेटिक हो जाए तो उसके बाद इंसान को अपना ध्यान एक नई चुनौती पर लगाना होता है, खुद को थोड़ा और बेहतर करने पर लगाना होता है। और इस प्रक्रिया में प्रतिबिंब और समीक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। रिफ्लेक्शन और रिव्यू। हाँ, समय समय पर रुक कर ये देखना कि क्या सही हो रहा है और कहाँ सुधार की जरूरत है, वरना इंसान अपनी छोटी छोटी गलतियों का आदी हो जाता है और उनके प्रति अंधा हो जाता है। ये बहुत जरूरी है। इस पूरी चर्चा को अगर एक दार्शनिक विचार के साथ जोड़ा जाए तो मैं लोगों के सामने एक बहुत ही पुराना सवाल रखना चाहूंगी। इसे प्राचीन यूनान में सोरित्स पैराडॉक्स या ढेर का विरोधाभास कहा जाता था। ये पैराडॉक्स क्या है? सवाल ये है, मान लीजिए किसी इंसान के पास एक सिक्का है, क्या वो एक सिक्का उससे अमीर बना सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या 2 सिक्के बना सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर हम उसी इंसान को एक एक करके सिक्के देते जाएं, तो क्या होगा? धीरे धीरे पैसे जमा होते जाएंगे। और एक बिंदु ऐसा जरूर आएगा जब एक और सिक्का जुड़ते ही वो व्यक्ति अमीर कहलाएगा। ये पैराडॉक्स हमारी दिनचर्या और छोटी आदतों पर पूरी तरह से लागू होता है। एक दिन सही खाना खाने या एक दिन व्यायाम करने से कोई तुरंत फिट नहीं हो जाता, लेकिन लंबे समय में वो फर्क दिखता है। बिल्कुल। लगातार किए गए ये छोटे 1% वाले प्रयास एक दिन इकट्ठे होकर वो एक सिक्का बन जाते हैं जो जीवन का पूरा पैमाना ही बदल देते हैं। आज के इस पूरे अध्ययन का सार यही है कि हमें किसी बहुत बड़े बदलाव के बोझ तले या सूचनाओं के पहाड़ के नीचे दबने की कोई जरूरत नहीं है। बस बुनियादी चीजों पर ध्यान देना है। हमें लक्ष्य से ज्यादा अपने सिस्टम पर ध्यान देना है, अपनी पहचान को एक नया आकार देना है और उन 4 बुनियादी नियमों का उपयोग करना है। हमें बस खुद से ये पूछना है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा एक सिक्का या एक छोटी सी आदत है जिसे आज अपनी दिनचर्या में जोड़ा जा सकता है, जो आने वाले 1 या 2 साल बाद जीवन का तराजू पूरी तरह पलट कर रख देगी। और वो छोटी सी आदत ही असल में एटॉमिक हैबिट है। बिल्कुल। उम्मीद है इस गहन विश्लेषण ने मानव व्यवहार और छोटी आदतों के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए एक स्पष्ट और नया नजरिया दिया होगा। ये चर्चा सच में बहुत ही व्यवहारिक रही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए अध्ययन और कुछ और अनकही बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी 1% वाली आदतों को संवारते रहिए। धन्यवाद।